हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आज के इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आज बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रहे हैं उन सभी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके जो भी 2023 में या फिर 2024 में आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक बार देखते हैं फटाफट से वन बाय वन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चंस भी लेंगे। तो सबसे पहले अमेंडमेंट्स देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो अभी रीसेंट अमेंडमेंट के अभी पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ जहां पे हमने रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या करें, मेंशन करें। तो देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100 की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ था 2015 में। क्या हुआ था एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, सो दैट आप MCQ का अच्छे से आंसर कर पाओ। तो देखो यहाँ पे जो है टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 100 जो है 2015 में आया था। ठीक है, यहाँ पे जो था उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी जो थे इंडिया के प्रेसिडेंट थे। इस बिल ने, मतलब ये जो अमेंडमेंट आया था, ये कौन से बिल के थ्रू आया था, तो ये आया था 119th अमेंडमेंट बिल। और यहाँ पे क्या हुआ था कि लैंड बाउंड्री जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वापस से देखो, 2015 में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल 100th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जब ये आया था उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, और इसमें जो लैंड बाउंड्री जो है एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद आता है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, आपको बस सिंगल सी चीज याद रखनी है कि 2017 में आपको पता है कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर। तो जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो टैक्स चलता था उसको रिफॉर्म किया था। ठीक है, और उसको रिफॉर्म करने के लिए जो अमेंडमेंट लाया गया था वो था 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और उससे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी ऑल ओवर द कंट्री। तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 101 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो देखो यहाँ पे जो है NCBC की बात की जा रही है, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 103। यहाँ पे देखो ये 2019 में आया था। यहाँ पे जो 10% जो है रिजर्वेशन दिया गया था ईडब्ल्यूएस को। आपको पता है ना, कई सारी कैटेगरीज होती है, ओबीसी होता है, ठीक है, एक ईडब्ल्यूएस होता है। तो यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा जो है, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो दिया गया था कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 103 अमेंडमेंट के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 2019 में आया था। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 104। यहाँ पे देखो ये 2020 में आया था। इसने क्या किया था कि जो सीट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इसने एक्सटेंड कर दी थी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के अंदर जो सीट्स है, ठीक है, किसकी सीट्स हैं, किसकी, SC और ST की, इनको क्या किया था, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था। तो आपको याद रखना है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, ये 104 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ। नेक्स्ट देखो, अब आता है 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए क्योंकि ये जो आया था अमेंडमेंट, ये आया था 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू। और यहाँ पे जो है जो 102 अमेंडमेंट लाया था उसके अंदर जो प्रोविजंस थे उसको अमेंड करने के लिए क्या किया था, इसको लेकर आया गया था। तो देखो पहले क्या होता था कि जो स्टेट्स है ना, वो स्टेट लिस्ट तभी मतलब स्टेट लिस्ट होती थी किसकी, बैकवर्ड क्लासेस की। तो जो स्टेट लिस्ट हुआ करती थी बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है, उसको कौन प्रिपेयर कर सकता था, तो पहले तो ये हुआ था कि केवल प्रेसिडेंट ही प्रिपेयर कर सकता था ऑन द डिस्कशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, मतलब बात समझो कि जो स्टेट है ना, केवल वो प्रिपेयर, मतलब स्टेट के पास ये पावर नहीं थी, प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो जो स्टेट लिस्ट है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर डिस्कसिंग इट विद गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है इस ब्रैकेट में। तो पहले ये हुआ करता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो है स्टेट को ये पावर दे दी गई। यहाँ पे देखो, इट रीस्टोर द स्टेट गवर्नमेंट पावर टू प्रिपेयर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे SEBC की जो लिस्ट है, अब वो स्टेट भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो है उनको पावर दी गई कौन से एक्ट के थ्रू, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इतनी चीज याद रह जाएगी। चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। देखो क्या है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1989 के अंदर। इसमें क्या हुआ था कि जो वोटिंग एज थी पहले तो हुआ करती थी 21, लेकिन उसको घटाकर कितना कर दिया, 18 साल कर दिया गया। तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, 61st।
नेक्स्ट देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था। इसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल द सीट्स इन पंचायत टू रिजर्व द सीट्स ऑफ एससी एंड एसटी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। मतलब एससी एंड एसटी की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सीट्स का रिजर्वेशन करना कहाँ पे, जो हमारे क्या होते हैं पंचायती में जो होते हैं ना, पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं वहां पे, तो और वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाएं पंचायती राज के अंदर ये। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो 1/3 से कम नहीं होना चाहिए वुमेन का। तो ये सारा का सारा किस में देखा गया, ये देखा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखो जो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 में जो आया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि जो लोकसभा में सीट्स हैं 525 पहले हुआ करती थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 545। ठीक है। अब देखो अंडर द एक्ट द अपर लिमिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स गोज अप फ्रॉम 500 टू 525। इसमें क्या हुआ था कि जो स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, यानी कि स्टेट्स के अंदर जो अपर हाउस है वहां की भी लिमिट बढ़ा के 500 से 525 कर दी गई थी। एंड जो यूनियन टेरिटरीज है उसको घटा के कितना कर दिया था, 25 से 20 पे ला दिया था। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं सीट्स को लेकर, ये किस में हुए थे, ये हुए थे 31st अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ये तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन का इसको दर्जा दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में आया था, ये आपको रटे जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। इसमें देखो क्या क्या हुआ था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी जो वर्ड्स हैं प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो भी इसी के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे, जो कि आर्टिकल नंबर 51 के अंदर होते हैं और पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स भी ऐड किए गए, ठीक है, वो थे 323A और 323B। इसके अलावा यहाँ पे डीपीएसपी में भी 4 आर्टिकल्स को ऐड किया गया। वो कौन कौन से थे 4 आर्टिकल? एक था आर्टिकल नंबर 39F, 39A, 43A और 48A। तो इस वजह से इतने सारे अमेंडमेंट होने की वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपको ये सारे के सारे प्रोविजंस याद रखने हैं। और ये 42nd अमेंडमेंट। इसके बाद जो है 44th अमेंडमेंट आया। तो देखो 42nd और 44th जो होते हैं वो दोनों ही सीरीज में चलते हैं और दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स माने जाते हैं। तो देखो 44th में क्या हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, उसको एक फंडामेंटल राइट ना बना के उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड ओनली लीगल राइट रादर देन फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के उसको लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके अलावा एक और प्रोविजन जो बनाया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, वो ये था कि जो नेशनल इमरजेंसी है ना, वो तभी लगाई जा सकती है जब रिटर्न परमिशन हो आपके पास यूनियन कैबिनेट की। ठीक है, यूनियन कैबिनेट की जो है रिटर्न परमिशन चाहिए बिफोर जो है एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बेसिकली ये जो आर्टिकल, ये जो अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट, एक मिनट। ऑलराइट, देखो जो जो 44th अमेंडमेंट है ना, वो इसलिए लाया गया था क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी के थ्रू कुछ मिस्टेक्स मानी जाती हैं जो हिस्ट्री में हुई, और उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए हमारे क्या हुआ, ये 44 ये जो है 44th अमेंडमेंट आया। ठीक है, तो इस वजह से ये लेकर आया गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये भी बोला गया कि जब भी अगर मान लो इमरजेंसी लगती है ना, तो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। ये हमेशा एज इट इज बने रहेंगे इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो चीज की गई वो ये कि यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ना, पहले नाम हुआ करता था, लेकिन उस वर्ड को रिप्लेस किससे किया गया, आर्म्ड रेबेलियन से। इंडिया के अंदर अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो वो 3 कंडीशंस में लगती है। या तो अगर वहां पे वॉर चल रहा हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो। इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे ही क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस किसके अंदर थे, ये है हमारे अमेंडमेंट 44th के अंदर, जो कि कब हुआ था, 1978। ठीक है, चलो अच्छा। वैसे अगर आपको
इसको याद करने में कभी प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 4+4 = 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1978 को इस तरीके से याद रख सकते हो। और अगर बात करें 42nd अमेंडमेंट की, उसको कैसे याद रखोगे, तो इसको ऐसे याद रख लो कि 4+2 42 है ना। तो देखो यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, देखो 4+2 दैट इज 6, और ये क्या हो जाएगा 1976। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत याद रखना है और बाकी का आपको खुद अपने आप याद आ जाएगा। अब देखो, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू अमेंडमेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिलेटेड। तो देखो आर्टिकल नंबर 368 ये कहता है कि आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये हमें परमिशन देता है टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 368, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गोवा वाज मेड अ फुल फ्लेजेड स्टेट विद अ स्टेट असेंबली। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो तो मतलब आप ऐसे समझ लो, जस्ट वाव, ठीक है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर तो देखो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसके तहत गोवा को क्या बनाया था, एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया था विद स्टेट असेंबली, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये था 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी। देखो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि एसटी और एससी के जो बच्चे होते हैं, अगर उनका प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मतलब एडमिशन होना है, ठीक है, प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन होना है, तो ये कौन से एक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेकर आया गया, ये था आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एससी और एसटी के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस, ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस कराई था, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो 21 साल हुआ करती थी पहले उम्र, उसको फिर घटाकर कितना कर दिया गया, दैट इज 18 ईयर्स। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपको मुझे बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे 21 से घटाकर उम्र कितनी कर दी थी, 18 साल। यहां पे देखो, जो 4 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। इनको 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जहां पे इन सभी लैंग्वेजेस को ऐड किया था, वो था अमेंडमेंट 95th, ठीक है। 95th अमेंडमेंट के थ्रू ये सब किया गया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज पास्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन सा अमेंडमेंट जो है पास किया गया था इमरजेंसी के टाइम। वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। देखो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो पास किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये एक इकलौता ऐसा क्या है, अमेंडमेंट है, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स, ठीक है। जो लोकसभा का जो टर्म है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू 5 से 6 साल जो है कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहलाता है। नेक्स्ट देखो, which of the following is not true is actually true about the constitution of 42nd amendment 1976, ठीक है। कौन कौन से जो है ट्रू है ये आपको बताना है। देखो सबसे पहला जो है बोला गया है कि प्रीसेंट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड, ये कही करी गई थी इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, बिल्कुल ये कोर्ट में कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये भी एक प्रोविजन है, आपको याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो अभी रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेक्स द राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट टू ऑल द चिल्ड्रन अबव द अंडर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है एक 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए जो एजुकेशन होती है वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और ये इंसर्ट किया गया था 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था इसको करने के लिए, तो वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जहां पे ये मैंडेटरी करा गया।
और ये होता है हमारे सेशन का दी एंड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपने कुछ भी अच्छा नया सीखा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा सेशन, या फिर आप मुझसे और क्या चाहते हो जिस पे मैं आपको नई वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो आप ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए बस एक काम करना है, यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर देना ताकि आप मेरी कोई भी फ्यूचर में वीडियोस मिस ना करो। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर डाउनलोड कर लेना, GK24 ऐप को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है करंट अफेयर्स, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना सारा कुछ मिल रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। तो प्लीज गो इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे मैंने इसका लिंक डाल रखा है, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी तैयारी को बनाए और ज्यादा स्ट्रांग।